तो जो आपने किया है आपको झेलना पड़ेगा। और हम तो हमेशा आपको कहते हैं ना कि 2-4 दिन, 2-4 दिन। हम जानते हैं कि ये जंग अभी 2-4 दिन नहीं चलेगी। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, इसका आंकड़ा पता है आपको? 12 दिन लगे थे जून में इज़राइल को तोड़ने में, और इसके बाप को तोड़ने में 24 दिन लगेंगे। यानी बाप बेटे को मारने में टोटल 36 दिन जाएंगे। और आज आपके 26 दिन हो गए हैं, 10 दिन और लगेगा। पूरी दुनिया में त्राही त्राही है। कई देशों में फ्यूल पंप बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन लग रहा है। 12 देशों में तेल नहीं है। और इन सब लोगों ने कमेंट लिखा कि हमारे पास और होगा तो हम और देंगे। मेरे पास और होगा तो हम और देंगे। ईरान सही कर रहा है। इसकी दादागिरी खत्म होना चाहिए। इसने वेनेजुएला को परेशान किया, इसने क्यूबा को परेशान करके रखा हुआ है, ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जा रहा है। ये दादा है क्या? इसने सीरिया को तबाह कर दिया, इराक को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, वियतनाम में इसने दसियों लाख लोगों को मार दिया। कब तक चलेगी इसकी दादागिरी? खत्म होना चाहिए। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब को ऑनलाइन ले लेता हूं, स्क्रीन पर ले लेता हूं। एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है। माहिर तालीम, माहिर कानून, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट और मिडिल एज पे बड़ी अच्छी नॉलेज रखते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट पे वो आ गए इस वक्त। मैं समझ रहा हूँ काफी मसरूफियत उनकी होती है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि कल भी अपडेट नहीं गई थी, आज भी अपडेट नहीं हुई थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं, थोड़ा सा कम से कम अपडेट हो जाए, फिर इंशाल्लाह हम लोग जब अपने टाइम से जुड़ते हैं तो जुड़ेंगे। तो मैं सबसे पहले राशिद रिजवी साहब शॉर्ट में कल से लेकर के, रात से लेकर के और अब तक जो डेवलपमेंट है वो मैं चाहता हूं कि आप उसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दें, क्योंकि जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमें इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, तो कम से कम उन तक वो चीजें पहुंच जाए। राशिद रिजवी साहब। म्यूट, अनम्यूट। राशिद साहब अनम्यूट कर। जी मुमताज भाई, आपने ये देखा होगा कि सबसे ज्यादा हमला जो किया है पाकिस्तान ने, वो कुवैत की एयरबेस पे किया है, बहरीन पे किया है, यूएई पे किया है। क्योंकि सबसे ज्यादा तामझाम इनका यही था। और सबसे ज्यादा सपोर्ट अमेरिकन को यहीं से मिल रहा था। इसीलिए सबसे ज्यादा हमले इसे भी हुए हैं। अभी रमजान के बाद शुरू किया है इन्होंने हमला इजराइल पे फुल फ्लैश, ईरान ने। रमजान से पहले तो वो खाली एक रूटीन मेंटेन कर रहे थे क्योंकि जवाब का, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि रमजान में हम नहीं चाहते कि किसी की जान जाए। इसलिए उन्होंने रमजान के मसले पर बिल्कुल हल्का फुल्का करते थे। तो उस ड्यूरेशन में 85% हमले होते थे इन देशों पर, और 15% हमले होते थे इसराइल पे। अब तो कन्वर्ट हो गया है, 70% हो गया है इसराइल पे, 30% इन देशों पे हो गया है। जिसमें से कतर को अब साइड लाइन कर दिया है, कतर पे अब नहीं कर रहा है। कतर से इनकी क्या बात हुई है, क्या स्ट्रेटेजी हुई है, कतर पे नहीं कर रहा। और इसको लेकर के कतर आया भी है कि कुछ भी है, ईरान हमारा पड़ोसी है और ईरान खत्म नहीं हो जाएगा। और बहुत बहुत पुराना कल्चर है ईरान, उसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और हम लोग रहेंगे, मिलजुल के रास्ता निकालेंगे। ये कतर ने इसका शुरुआत की है। सऊदी अरबिया खामोश है, ना नेगेटिव बोलता है ना पॉजिटिव बोलता है। यूएई खुल के अगेंस्ट आ गया है, बहरीन खुल के अगेंस्ट आ गया है। और आपके व्यूवर्स हो सकता है बहरीन के बारे में नहीं जानते हो खुल के पूरा। बहरीन एरिया जो है वो पार्ट है ईरान का, जिसको गिफ्ट में दे दिया था अमेरिका को इसने, शाह ने। ये गिफ्टेड आइसलैंड है, वो गिफ्टेड लैंड है वो, जो शाह ने अमेरिका को दे दिया था। और वहां पर पांचवा बेड़ा और सब कुछ
पूरा अपना एक मिनी अमेरिका बना के रखा। और क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन 80% शिया है जो कनेक्टेड है ईरान से, तो वो शिया पॉपुलेशन है, तो वहाँ पर कंट्रोल उन्होंने करवा दिया सऊदी अरब, यूएई के माध्यम से एक नॉन शिया को, कि बस वही शेख है, वही चलाएगा। तो खैर उसके ऊपर कभी बहरैन पर अपना क्लेम भी नहीं रखा ईरान ने, कभी बहरैन ने कोई बात नहीं किया ईरान में। बस वो अपना खुश थे, ये अपना खुश थे। अभी जो बार-बार बात आ रही है कि अमेरिका जो है खर्ग पे कब्जा करना चाह रहा करके, खर्ग पे कब्जा करना चाह रहा है। मुमताज भाई खर्ग पे नहीं करना चाह रहा है, वो अबदान पे करना चाह रहा है, क्योंकि अबदान जो है वो कुवैत से मिला हुआ है, और कुवैत और अबदान के बीच में थोड़ा सा इराक का पार्ट पड़ता है, बसरा का हिस्सा, समंदर के किनारे, बीच टाइप का। और वो बेल्ट हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं, 100-150 किलोमीटर की होगी, उससे ज्यादा नहीं है। तो वहां पे कब्जा करना चाह रहा है। अबदान में ही पेट्रोलियम का बहुत बड़ा जखीरा है। खर्ग तो ला करके ये डंप करते हैं, अबदान से निकालते हैं। तो इनका जो पूरा प्लान है वो कुवैत से ही अपने लोगों को ये उतारेंगे अबदान पे। अबदान कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, खर्ग नहीं कर रहे हैं कोशिश। इनका दिमाग तो लेके जाएंगे खर्ग को लेकर के, और सारी चीजें, सारी तैनाती ईरान कर ले खर्ग के लिए, कि हम खर्ग को नहीं जाने देंगे। और पता चला कि कुवैत से उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से उतरवा दिए अबदान में। अब पूरे इनके जखीरे को कब्जा कर लिया, फिर वहां से वो इनको ब्लैकमेल करेगा। जबकि ऐसा नहीं है कि वो कब्जा कर लेंगे तो बैठे रहेंगे। अबदान की जमीन वो तो ईरान से मिला हुआ है। खर्ग तो एक आइलैंड है, खर्ग तो आइलैंड है, वो जमीन से नहीं मिला हुआ है, बल्कि ये जमीन से मिला हुआ है अबदान। यही एक रास्ता है, फुट ऑन ग्राउंड जाने का भी यही एक रास्ता है, कुवैत से अबदान। इराक की तरफ से इनके जाने की गुंजाइश खत्म हो गई है। इराक की तरफ बहुत बुरा हाल है, बसरा से लेके बगदाद, एरबिल तक, वहां से तो ये जा ही नहीं सकते हैं। तो अभी जो 2 दिन बाकी है, आने वाले 2 दिन, जैसे कि कहा गया है कि फ्राइडे तक, कल तक का टाइम है कि 5 दिन हमला हम नहीं करेंगे। अरे आप हमला क्यों नहीं करोगे 5 दिन तक? आप हमला रेगुलर कर ही रहे हो। आप और इजराइल एक ही यूनिट हो ना, अलग तो हो नहीं। दोनों का ज्वाइंट ऑपरेशन हो रहा है। अगर आपने कहा था कि हम नहीं करेंगे, तो आप इजराइल को मना करते हैं। उसके बाद भी उसने बुशहर के न्यूक्लियर प्लांट पे हमला किया, और रेगुलर कर रहा है, जिसको लेकर के रशिया ने नाराजगी दिखाई है कल, कि वहां पर हमारे लोग साथ में हैं, क्यों वहां हमला कर रहे हो, हमारी टीम भी वहां पर है। जबकि 130 लोगों को अभी उन्होंने हटा लिया वहां से अपने, लेकिन फिर भी ये जो इसका ड्रामा है, झूठ बोलने का बहुत बड़ा जखीरा ही है। ये मार्केट का फ्लो मेंटेन करने के लिए, अमेरिका के लोगों को बैलेंस करने के लिए, मीडिया मैनेज करने के लिए बोलता रहता है हम जीत गए। तो मैं तो पहला अनाउंसमेंट 5 तारीख को कर दिया था कि हमने तो ये जंग हमने जीत लिया है। अब ईरान में कुछ नहीं बचा है, उनकी नेवी खत्म हो गई, उनकी एयरफोर्स खत्म हो गई, सब खत्म हो गया उनका, कुछ नहीं बचा है। अब आज तारीख आपकी कौन सी आ गई है? 26 तारीख, 21 दिन हो गए हैं। 21 दिन में तुम रोज बोलते हम जीत गए, उनका सब खत्म हो गया है। उनका सब, जब से तुम कह रहे हो जीत गए, तुम्हारे 20 एयरक्राफ्ट ड्रोन गिरा दिए गए। जब सब खत्म हो गया तो जिन्नात गिरा रहे थे वो। सैकड़ों मिसाइल मारी गई, सैकड़ों के हजारों मिसाइल मारी गई। कौन मार रहे हैं? जिन्नात मार रहे हैं। तो ये मीडिया भी देख रही है, लोग भी देख रहे हैं। अब इनका जो डिफेंस सेक्रेटरी है, वो आगे बोला आज कुछ बड़ा होगा, कुछ धमाकेदार होगा। अरे क्या होगा? हमला रोज होता था, उस दिन भी हुआ।
IRGC ने कभी नहीं कहा कि हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, लेकिन जो भी किया उसने बड़ा ही किया। कल 100 मिसाइल मारा अब्राहम लिंकन पे, ये अपना बेड़ा लेके वो पीछे भाग गए। अगर इनके पास 400 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है और तुम 1200 किलोमीटर पे हो, तो तुम कौन दूर हो? और तुमने कहा कुछ नहीं हुआ, या वो तो कुछ आपकी समंदर में बात क्यों? वो आपकी बात का जवाब दे रहे थे। आपने कहा था ना ईरान करेगा बहुत तगड़ा हमला और ये वो, तो वो आपकी बात पे रिप्लाई हुआ होगा। नहीं, जी हमने तो देखिए मुमताज भाई, अगर आपको याद हो जिस तरीके से हम रिएक्शन देख रहे थे, और जब आपने हमको फोन किया, हम ऑफिस में थे, आपने कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है, ईरान पर हमला हो गया है। हम सोचे 2 बजे ऑनलाइन आ जाएं। हमने कहा ठीक है, हम ऑफिस से उठ के आ गए, रोजे की हालत में थे हम आ गए 2 बजे। और जब हम लोग शाम को बैठे, तो शाम को मालूम हुआ कि जबरदस्त रिएक्शन भी हो रहा है, अब बहुत बुरी तरीके से मार रहा है ईरान। तो उस वक्त हमारे जावेद इकबाल साहब भी थे, तो हमने आपसे यही कहा था ना मुमताज भाई, कुछ बड़ा लूज किया है ईरान ने। जिस तरीके से पागलों की तरह आउट ऑफ कंट्रोल अटैक कर रहा है, जबरदस्त तरीके से, हमारे ख्याल से जितना भयानक अटैक उस दिन किया था, शायद आज तक नहीं किया इतना भयानक अटैक। बहुत जबरदस्त अटैक किया था, सब पागल लोग गए थे। और ये आज जो मिलिट्री साइंस वाले लोग हैं, मेजर जनरल कर्नल, सब ये कहते हैं कि मतलब अपनी लाइफ में हमने एक नई टाइप की जंग देखी है हमने। वरना लोगों का कॉमन सेंस ये था कि इसका बदला इसराइल से लेता ईरान, इसराइल में मारता, लेकिन उसने सबसे पहले तोड़ना चाहा इसको, अमेरिका को, अमेरिका के बेसिस को, और तकरीबन तकरीबन इनके 95% बेसिस उसने इस तरह तबाह कर दिए हैं कि वो इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। 2-3 बेस ऐसे हैं इनके कि जिनको रिपेयर करके आप मेंटेन करके चला सकते हो, वो भी उस रिपेयर में लगेगा 1 महीना। लेकिन जिस तरीके से खत्म किया है, तो अब इनके पास ऑप्शन नहीं बचा। और ये अपना एयरबेस दे रहे थे, ये कतर अपना, वो कुवैत अपना एयरबेस दे रहा है, बहरीन अपना एयरबेस दे रहा है। जो अमेरिका का था वो तो उड़ा दिया गया, ये अपना दे रहे थे। तो इनके एयरबेस पे अटैक हुआ है। जब इनके एयरबेस पे अटैक हुआ, तब ये तिलमिलाने लगे कि हम जाएंगे इनके साथ, हम जाएंगे इजराइल के साथ, हम जाएंगे अमेरिका के साथ। जाओ, अभी तुमने तबाही कम देखा है, तबाही तुम्हारी अब शुरू हुई है। मुमताज भाई, आप ये देखिए कि कल यूएन में जो इजराइल का पर्सन था, वो 15 दिखा रहा था मैसेज और ऑडियो सुना रहा था। कहा ईरान ने ये हाल करके रखा है कि हम लोग को 15 सेकंड पहले अलार्म बजता है। जो आधा घंटा पहले बजता था, सारे सेंसर उड़ा दिए ईरान ने, सारी टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर दिया इनके। तो कहा कि 15 सेकंड पहले मिलता है। अब बताइए 15 सेकंड पहले हम कैसे लेके जा सकते हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बंकर में 15 सेकंड में? तो उस पर हम लोग यही सोच रहे थे कि ये जो 15 सेकंड का रोना ये रो रहे हैं, 15 सेकंड में खाली यही सोच लेते कि तुम अपने बच्चों के बचाने के लिए टाइम चाह रहे हो 15 सेकंड से ज्यादा, तो 15 सेकंड में इतना सोचो कि वो जो बेगुनाह बच्चे स्कूल के मारे गए, उनका क्या गुनाह था? तुम यहां इजराइल के बच्चों की बेगुनाही की दुहाई दे रहे हो कि हमको 15 सेकंड का टाइम मिलता है। तुमको सोचने के लिए 15 सेकंड टाइम नहीं मिला, सोचने के लिए टाइम नहीं मिला 15 सेकंड कि उन बेगुनाहों का क्या कसूर था। जो बच्चे स्कूल में आए थे, मासूम बच्चियां पढ़ रही थी, और तुमने बम्बिंग कर दी वहां पर। 2 मेयर वहां के रो रहे हैं,
आंसुओं से रो रहे हैं कि लगता नहीं कि आप बच पाएंगे। क्यों? आज तुमको आंसू आ रहे तुमको? गाजा के लोगों को भूल गए? गाजा के लोगों के आंसुओं पर तुमको हंसी आ रही थी ना? अभी ये बार बार ऑर्डर दे रहा है सदर्न लेबनान में खाली करो, खाली करो। 10% तक का एरिया कब्जा कर लिया है लेबनान का इजराइल ने, सदर्न लेबनान। नदियों के पुल उड़ा दिए ताकि रास्ता उधर से कट गया लेबनान से, जिसके ऊपर फ्रांस ने ऑब्जेक्शन किया है, ऑस्ट्रेलिया ने ऑब्जेक्शन किया है, कनाडा ने ऑब्जेक्शन किया है कि ये तुम नहीं कर सकते हो। अपनी टेरिटरी में किसी भी टेरिटरी को मिला नहीं सकते, तुमको राइट नहीं है। लेकिन बेशरम तो बेशरम, अब ये सोच रहे हैं कि अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज होता है तो हम लेके जाएंगे क्या वहां पर, हमको हासिल क्या हुआ है? कबाड़ तो हमारा हो ही गया है सब। तो ये तो बताएंगे कि इतनी जमीन लेके हम आए हैं, जबकि ये भी जमीन नहीं पाएगा। ये इसको और खाली करना पड़ेगा, क्योंकि उस एरिया में भी ईरान बॉम्बिंग कर रहा है, उस एरिया में भी ईरान मिसाइल मार रहा है। 24 घंटे में आप ये मान के चलिए कि 11-11 बार अटैक हो रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि हम बंकर में रहें कि घर पे रहें। इजराइल के लोगों को रोने पे मजबूर कर दिया है। इजराइल के लोगों को गाजा वाली फीलिंग अपने अंदर लाने पर ईरान ने मजबूर कर दिया है, जिनको ये एहसास नहीं था कि गाजा के लोग कितनी तकलीफ में हैं। और तकलीफ में आज भी हैं गाजा के लोग, ऐसा नहीं है। अभी भी आंधी तूफान बारिश हुई है, उनके बेचारों के पास छाता नहीं है। इसने फिर रास्ता बंद कर दिया, तेल अवीव का पूरा उड़ा दिया बेन गुरियन। बेन गुरियन कल से 100% जीरो हो गया है। तो अब आप मिस्र के एयरपोर्ट पे उतारते हो अपने लोगों को कि वहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट आती है, इजिप्ट ने दे दिया अपना। वाकई उनका बड़ा अच्छा हमको लगा कॉपरेशन इजिप्ट का, कि वाकई भाई तुम्हारा बड़ा अच्छा कॉपरेशन था इनके साथ कि तुमने इतनी मोहब्बत में इनको अपना एयरपोर्ट दे दिया है। एयरपोर्ट है ताबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो इजराइल से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। वो भी इजराइल का जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जिसका नाम है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, तो वहां तक ये पहुंचते हैं, जिसका नाम है इलेट, जो इनका इलेट डिस्ट्रिक्ट है उसका है डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, वो इंटरनेशनल नहीं है। तो ताबा तक लोग जाते हैं इससे, और ताबा से एक फ्लाइट पकड़ के आधे घंटे 20 मिनट की जर्नी में पहुंच जाते हैं वहां। ये हाल कर दिया है। तो जो आपने किया है आपको झेलना पड़ेगा। और हम तो हमेशा आपको कहते हैं ना कि 2-4 दिन, 2-4 दिन। हम जानते हैं कि ये जंग अभी 2-4 दिन नहीं चलेगी। 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, इसका आंकड़ा पता है आपको? 12 दिन लगे थे जून में इजराइल को तोड़ने में, और इसके बाप को तोड़ने में 24 दिन लगेंगे। यानी बाप बेटे को मारने में टोटल 36 दिन जाएंगे। और आज आपके 26 दिन हो गए हैं, 10 दिन और लगेगा। पूरी दुनिया में त्राही त्राही है, कई देशों में फ्यूल पंप बंद कर दिए गए हैं, लॉकडाउन लग रहा है। 12 देशों में तेल नहीं है। हमारे इंडिया के हालात भी खराब हैं। खराब ऐसा नहीं कि खराब रहेंगे, क्योंकि इंडिया को उसने ईरान ने रास्ता दे दिया है कि ठीक है आपके लिए छूट है, आप ले जाओ। वो भी उनके चेहरे को देख करके ईरान ने अलाउ किया है इंडिया के लिए, जो ईरान के सपोर्ट में बात करते हैं। यहाँ का राजदूत उनका, यहाँ का गवर्नर उनका, उनको बताता है, एम्बेसडर उनका, कि ईरान, इंडिया में ईरान के बहुत सपोर्टर हैं। वो चंद चिंटू हैं जो जहर उगलते हैं सोशल मीडिया पे, या जो एक बनी हुई है आपकी क्या बोलते हैं, आईटी सेल,
वो आईटी सेल जहर उगल रहा है। कम ही लोग ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 5 से 7% होगी। हमने देखा है ईरान एम्बेसी का पेज, उसमें एक दो नहीं मुमताज भाई, उसमें श्रीवास्तव 1500 रुपया, द्विवेदी 700 रुपया, तिवारी 1800 रुपया। हम खाली शियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको लेकर के भ्रम फैलाया जाता है कि ये सब इंडिया के अगेंस्ट हैं, वो ये सब ईरान के अगेंस्ट हैं। इन सब लोगों ने दिया और इन सब लोगों ने कमेंट लिखा कि हमारे पास और होगा तो हम और देंगे, मेरे पास और होगा तो हम और देंगे। ईरान सही कर रहा है, इसकी दादागिरी खत्म होना चाहिए। इसने वेनेजुएला को परेशान किया, इसने क्यूबा को परेशान करके रखा हुआ है, ये ग्रीनलैंड पे कब्जा करने जा रहा है, ये दादा है क्या? इसने सीरिया को तबाह कर दिया, इराक को तबाह कर दिया, लीबिया को तबाह कर दिया, वियतनाम में इसने 10 लाख लोगों को मार दिया। कब तक चलेगी इसकी दादागिरी? खत्म होना चाहिए और ईरान का समर्थन सबको करना चाहिए, वरना ये आग अभी ईरान तक आई है, कल भारत में आ जाएगी। हम ये पैसा ईरान के सपोर्ट को नहीं, भारत बचाने के लिए दे रहे हैं। ये कमेंट है। और वो ईरान के एम्बेसी के लोग अगर नहीं भी जानते ना हिंदी इंग्लिश, वो उसको गूगल ट्रांसलेट में डाल करके चेक कर लेंगे कह क्या रहे हैं ये। ऐसा नहीं है कि ईरान ने ऐसे ही खोल दिया है। आपने ईरान के साथ क्या किया? उनका सुप्रीम लीडर मारा गया, आप खामोश। जब ईरान ने पलट के उन अरब देशों के एयरबेस पे अटैक किया जो अमेरिकन एयरबेस थे, तो आपने सबको बात किया, आपने सबके लिए ट्वीट किया, निंदा किया कि मैं निंदा करता हूं इस हमले की। किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। 170 बच्चियां मारी गई, आप खामोश। कोई ट्वीट, कोई कॉल नहीं। जब आपने देखा कि 6-7 दिन हो गए हैं और बड़ी मार मार रहा है ईरान इन लोग को नचा नचा करके, तो आपको लगा कि अब कुछ ना कुछ शुरू करना चाहिए और भारत के अंदर से आवाजें आ गई। तो आप अपने विदेश सचिव को भेजते हैं, मिस्त्री साहब को, जाइए आप कंडोलेंस रजिस्टर में लिख दिए। उन्होंने लिख दिया कि उनकी मौत पर दुखद। अरे मौत पर दुखद कि हत्या पे दुखद? हत्या लिखोगे ना तो हत्यारे के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। यह कौन सा डर था? फिर उसके 2 दिन की बाद बात करते हैं हमारे विदेश मंत्री। फिर उसके 1 हफ्ते के बाद जब पता चला कि तेल क्राइसिस हो रहा है, दुनिया परेशान है, तो हमारे प्रधानमंत्री उनको फोन में बात करते हैं, लेकिन तभी कोई कंडोलेंस नहीं, बस हालचाल ले लिया और खत्म। तो मुमताज भाई, आज अगर ईरान सपोर्ट कर रहा है, हम आज मजबूत रहेंगे। और अपने व्यूवर्स को आप एक चीज बताते रहिएगा कि भारत में तेल की किल्लत नहीं होगी। जो अभी आपको भीड़ दिख रही है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन ये है कि हमारे यहाँ 40 से 50% लोग ऐसे बाइक राइडर्स हैं जो 1 लीटर 2 लीटर 100-200 का तेल डलवाते थे, लेकिन जब उनको कान में ये आया कि कई देशों में लॉकडाउन लग गया, तेल खत्म हो जाएगा, तो वो सब टंकी फुल करवाना चाह रहे हैं। तो क्या होता है कि एक टैंकर की अगर 10,000 लीटर की कैपेसिटी है और वो चलता था 48 घंटे, तो आज वो 12 घंटे में 10 घंटे में खत्म हो जा रहा है, जिसको लेके अफवाह फैल रही है। अभी वहां से टैंकर रेगुलर चल रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि टैंकर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल ये व्यूअर्स बिल्कुल को समझाना बहुत जरूरी है। जी, अब हम बिल्कुल आप आते हैं। सही कह रहे हैं। जी 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 बिल्कुल राशिद साहब, ये बिल्कुल सही है। और लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, लोगों को इस तरह से नहीं। और फिर ये सोचना चाहिए कि अगर मान लीजिए क्राइसिस होगी तो ठीक है, उसको देखा जाएगा। आज भी मेरे पास हैदराबाद से एक फोन आया, क्या लॉकडाउन होने वाला है? और जिस तरह से चलाया जा रहा है, देखिए लॉकडाउन, कोरोना, न जाने क्यों पीएम ने किस वजह से इस तरह का बयान दिया कि हालत बड़ी तशवीशनाक है, कोरोना लॉकडाउन जैसे है। कोरोना, मुझे मुझे बड़ी हैरत है
कि क्या फिर कोई आपदा में अवसर की तलाश है, या ये पहले ही से डर गए चूंकि इलेक्शन है, कहीं ऐसा ना हो क्राइसिस हो, इसका निगेटिव असर हो जाए तो हम पहले ही इनको कह दें और एक बेचारगी जो है कह दें साहब ये तो बहुत सारी चीजें अब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये चीजें अभी जो खबर आ रही है, जो इजरायली मीडिया है उसने जो कहा है कि जंग के दौरान जो कर्मचारी हैं, जो मुलाजमीन हैं और जो ताजिर हैं, तो उनके मुआवजे के जो ढांचे की जो है वो तनकीद की गई है। और जवाब में ये अधिकारियों ने कहा कि आयरन डोम जो प्रणाली भी हर मिसाइल को नहीं रोक पाती है, यानी अब बिल्कुल से कह दिया है कि साहब हम नहीं रोक पा रहे हैं। अच्छा, ये कह दिया तो कोई हैरानी की बात नहीं है। ये रिपोर्ट मैं वही तो राशिद रिजवी साहब परेशान ये हूं कि जब बार बार रिपोर्ट आई है कि ईरान के पास जो मिसाइलें हैं उन्हें आप नहीं रोक सकते हो। हाँ, ये रिपोर्ट 1 महीने पहले आ गई थी, ठीक है, और ये तमाम चीजें तो फिर क्यों ये अटैक किया गया, क्या इसकी जरूरत थी, सारी मिसालें अभी हमने दी। फिर यहाँ पे हर व्यवस्था में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और बाद में हम उन लोगों के लिए शोक व्यक्त करते हैं जिन्हें नुकसान पहुंचा। हमने पिछले कुछ वर्षों में सुधार किया, लेकिन ये कभी भी परिपूर्ण नहीं होगा। फिर वही मतलब ये कि अपनी जान बचाने वाली बात है। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए जो भी हालात हैं, मैं फिर कह रहा हूं ये कहीं ना कहीं ये एप्स्टीन फाइल हो या जो नेतन्याहू का तख्ता पलट की सूरत थी, बहुत ज्यादा सवाल उठ रहा था। अभी भी गुत्थी नहीं सुलझी कि 23 अक्टूबर 2023 को एक्चुअल में हुआ क्या था, अभी वो भी कुछ क्लियर नहीं है। तो ऐसे में जाहिर है कि एक बड़ा सवाल तो है। तो कुल मिलाकर के मैं चूंकि आज ज्यादा वक्त नहीं लूंगा अभी फिलहाल, राशिद साहब क्या आखिर में अगर हम ये कहें कि किस तरह की तस्वीर आप देखते हैं और क्या फिलहाल जो है लग रहा है अभी की सूरत हाल में, क्योंकि हमले तो जारी हैं, जंग जारी है, इसमें दो राय नहीं है, और जंग अभी फिलहाल रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही। कोई बड़ा कुछ बड़ा होने वाला है कल के बाद 2 दिन, सैटरडे संडे, क्योंकि कल शेयर मार्केट का लास्ट डे है और जिस हिसाब से शेयर मार्केट गिर रहा है, और वो कौवो जिस वाला भी बता दीजिएगा जो बड़ा आजकल हाँ सोशल मीडिया पे चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, उसका भी कौवो जिक्र वाला बहुत जो है, जरूरी है। नहीं ना हाँ ना ना वहां के जो उनकी मेथोलॉजी है, जो उनके यहाँ मान्यताएं हैं, उसमें यह कहा गया, उन्होंने इसको जोड़ा है रोमन से, इन्होंने इसको जोड़ा है यूरोपियन से, कि जहां पर कौवों का झुंड देखा जाता था तो वहां पर दोनों सेनाएं युद्ध रोक देती थी, क्या युद्ध नहीं लड़ेंगे अभी हम, क्यों, क्योंकि वो एक बर्बादी और तबाही का एक निशानी थी। तो जो तेल अवीव के ऊपर से जो हालात देखे गए हैं, तेल अवीव के ऊपर से जो हालात देखे गए हैं कौवों के झुंड के, लोग वहां काफी डरे हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि यानी तेल अवीव तबाह हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है तेल अवीव में। एक मानसिक रूप में लोग आप ये सोचिए कि उनका आत्मविश्वास हिल गया है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया है कौवों वाले झुंड की वजह से। अरे इससे बहुत आर्टिकल लिखे हैं, आप खाली तेल अवीव क्राउ वाला डालिए, देखिए उसमें कितने आर्टिकल आपको मिल जाएंगे कल से आज तक में। और कोई छोटे मोटे लोग भी नहीं, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हैं जो इसके ऊपर अपनी टिप्पणी किए हुए हैं। कुछ लोगों ने यह कहा कि नेतन्याहू को 1 हफ्ते के लिए समझौता कर लेना चाहिए ईरान से, वरना बहुत बड़ी दुर्दशा तेल अवीव और इसराइल को होने वाली है। ये 1 हफ्ते के लिए समझौता क्यों? वो तो चिल्ला रहा है, उसने अपने 5 बिंदु दे दिए, आगे 15 बिंदु थे, 15 बिंदु में 12 बिंदु आपके वही थे जिसको वो हमेशा नकारता हुआ आया है। 3 बिंदु में आपने उसको दे दिया कि हम तुम्हारे ऊपर सारे सैंक्शन हटा देंगे, ये कर देंगे, लॉलीपॉप दे दो, सारे सैंक्शन हटा लेंगे। आप उसके मिसाइल प्रोग्राम को डाउन कर रहे हो। अरे यही मिसाइल प्रोग्राम तो है जिसकी वजह से आज तुम्हारी औकात मालूम हो गई है दुनिया के सामने।
तुम्हारा जेराल्ड फोर्ड, अब्राहम लिंकन कहाँ गए सब? F-35 कहाँ गए सब? आज इजराइल जो कहता है अपने आप को मैं अभेदी हूँ, परिंदा पर नहीं मार सकता, आप जाके देख लिए गाजा से बदतर हाल हो गए हैं, तेल अवीव के, हाइफा के, शिनबेक के, जाके देखिए क्या हाल है वहां के। वहां के लोग कहते हैं दूर दूर तक इंसान नजर नहीं आ रहा है। कोरोना जैसा जो गवर्नमेंट ने हमारे कहा है ना कि कोरोना जैसे हालात आने वाले हैं, उसका आप एक ही मतलब क्यों निकालते हो? अरे भैया, कोरोना में भी हमने कुछ नहीं किया था, इसमें भी कुछ नहीं करेंगे? कोरोना में हमने क्या किया था बताइए आप, कि जो अब कर लेंगे? लोगों को ट्रेन मिल जाती, लोग पैदल ना आते हजारों किलोमीटर, रास्ते में लोग मर मर गए। आप लोगों को ट्रेन तक नहीं दी। और अगर किसी ने चलवाई भी तो उसका आप पूरा पैसा वसूल रहे हो। मतलब इस देश का इंसान, इस देश का नागरिक यहां पर सिर्फ किराएदार रह गया है। हाँ, कि रहने का टैक्स, खाने का टैक्स, चलने का टैक्स, हर चीज का टैक्स दो, उसके बाद वंदे मातरम नारे लगाते रहो। देशभक्ति का सर्टिफिकेट निकाल दिखाओ उनको। यही हाल तो यूएई का है। वो आपसे इनकम टैक्स तो नहीं लेते, बाकी सब टैक्स लेते हैं। अब आपको अच्छी रिहाइश दे रहे हैं वो, और ये भी नहीं कह रहे हैं कि यूएई को माता कहो, ये भी नहीं कह रहे वो। तो हमने तब भी कोरोना में कुछ नहीं किया था, हम इसमें भी कुछ नहीं करेंगे। एक छोटी सी मिसाल है मुमताज भाई, आप ये देखिए, रशिया के और चाइना के टैंकर क्यों निकल रहे हैं रेगुलर, क्यों? उन तो कोई पाबंदी नहीं थी शुरू से, आप पे क्यों लगी? क्योंकि आपने ऐसे काम ही किए थे। हम लोग निर्गुण लोग थे, निर्गुट। हम किसी भी गुट में नहीं थे, जिसको कहते हैं गुट निरपेक्ष। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की छवि को गुट निरपेक्ष बताया था, तब बताया था द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, तभी से। हम सोवियत संघ के भी चाटुकार नहीं बने, हम यूरोप के भी चाटुकार नहीं बने। हम गुट, अब हमारी भूमिका गुट निरपेक्ष की थी, लेकिन अब हमने अपने आप को गुटबाज बना लिया। कराया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने का। वरना हमको तेल तो आराम से दे ही रहा था वो, काहे मना कर दिया उसको आपने, काहे रोक दिया? और जो रशिया को परमिशन दिया, और हम लोग और भी लोग सोशल मीडिया पर खुशी मना रहे हैं कि देखो, जिस रशिया को तबाह करना चाहता था अमेरिका, उस रशिया को तेल बेचने की परमिशन दे दिया। यह है ईरान का दम। इसलिए नहीं दिया है, वो यूरोप के लोग नहीं आ रहे थे इनके साथ, यूरोप कंट्री के लोग नहीं आ रहे थे इनके साथ। इसीलिए उसने परमिशन दे दिया 1 महीने के लिए कि जाओ रशिया से खरीदो, ताकि उन पे दबाव बने, उन पे प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए यूरोप कंट्रीज को, नाटो को, कि आओ हमारे साथ। ये सब जियो पॉलिटिक्स की स्ट्रेटेजीज है। हमको दिखाया कुछ और जाता है, अंदर होता कुछ और है। डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला रहे हैं और उन्होंने कह दिया मेरी बात चल रही है, मेरी बात जिनसे चल रही है उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनको लोग मार देंगे, और उनको डर है कहीं हम भी ना मार दें। ये चीज है। पाकिस्तान को ईरान ने भाव नहीं दिया, पाकिस्तान को उठाने की कोशिश कर रहा अमेरिका। अब वो पाकिस्तान को तरजीह इसलिए दे रहा है कि पाकिस्तान को ले करके वो जाना चाह रहा है अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। उसको, उस डोनाल्ड ट्रंप को उसका वो वाला चाहिए एयरबेस अफगानिस्तान का।
जिससे वो रशिया और चाइना पे प्रेशर बना सके। अफगानिस्तान ने देने से मना कर दिया, आपने भिगा दिया पाकिस्तान से। हम लोग ये देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है भारत को जलील कर रहा है, पाकिस्तान को उठा रहा है, भारत को जलील कर रहा है, पाकिस्तान को उठा रहा है। अरे वो भारत को जलील नहीं कर रहा, वो सिर्फ पाकिस्तान को पुचकार रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि अमेरिका के सामने सब लोग यूज एंड थ्रो हैं, तो हमको यूज एंड थ्रो का मटेरियल नहीं बनना है, लेकिन हम बनने को तैयार हैं। तो आज हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है, फुट ऑन ग्राउंड की बात है ये। आप हम लोग इसके ऊपर शाम को डिटेल से बात कर लेंगे, लेकिन जो जिस देश का सपोर्ट मिलने वाला है, जिस देश की तरफ इशारा कर रहा है ईरान भी, और अबादान की बात है, अबादान में ही ये ग्राउंड ऑन फुट कर सकते हैं कुवैत के रास्ते, और अगर कुवैत ने इनको रास्ता दिया तो कुवैत तबाह हो जाएगा, ये आप देखिएगा मुमताज भाई जी। ये बिल्कुल सही है, और हम लोग बहुत अच्छा तज्जिया हुआ इस वक्त, और चूंकि हमारा यही था कि एक अपडेट चली जाए, और बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। अभी एक अपडेट आ रही, कलकसाम ब्रिगेड का स्नाइपर जो है वो याहू को ढूंढ रहा है, उनके बेटे को। कह रहे हैं कि ये दोनों क्यों नहीं आते हैं, और मैं जो है निशाना बनाऊंगा। तो इस तरह का गुस्सा देखने को मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे अमेरिका के एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को कल उड़ा दिया गया था, ये भी सही है। और अभी बताया जा रहा है कि ईरान और कतर का समझौता तो तकरीबन उसका हम लोगों ने जिक्र कर ही दिया है, और इसके साथ साथ काफी नुकसान जो है वो हम देख रहे हैं। तो बहरहाल इस वक्त यही है, हम फिर अपने टाइम पे 10:30 बजे इंशाल्लाह लाइव होंगे, और अपने एक्सपर्ट के साथ और डिटेल में बात करेंगे, और जायजा लेंगे, और चीजों को आपके खिदमत में पेश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वक्त दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिजवी साहब आपका, और बहुत सारे हमारे जो साथी इस वक्त जुड़े हुए थे 350-400 करीब, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह हम मुलाकात करेंगे और आपको अपडेट देंगे। ये कल की तलाफी के लिए था। बहुत बहुत शुक्रिया।